यूपीपीसीएस 2022-23 के लिए इंडियन पॉलिटी से जो भी क्वेश्चन 1990 से और 2021 के बीच में पूछे गए हैं वो सब हम इसमें करेंगे और ये पूरा ऑडियो लेक्चर में होगा। तो सबसे पहले भारत का संवैधान या विकास, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम जल्दी से समझें। पहला क्वेश्चन, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ये किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। अगला, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में एल्बर्ट विल का उद्देश्य था कि जहां तक अदालतों की दंडिक अधिकारिता का संबंध था और भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना था। अगला, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला, भारत का संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी 1937 में। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति कब प्राप्त हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत। सही सुमेलित हैं जो ये आपको बताएंगे अभी। नियंत्रण परिषद की स्थापना फिट्स का भारतीय अधिनियम वो कब आया था? 1784 में। इस 1784 में नियंत्रण परिषद की स्थापना हुई थी। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 में हुई। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, जो इंग्लिश की कंपनियां थीं उनको भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 में मिली। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब हुई? वो चार्टर अधिनियम 1833 में। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव निम्नलिखित द्वारा पड़ी गई। सबसे पहले 1813 का चैप्टर एक्ट के द्वारा। नंबर 2, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 में। नंबर 3, प्राच्य विधि एवं आंग्ल विधि विवाद के 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी? नंबर 1 थी कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था करना। सेकंड था केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। अगला, ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। ठीक, भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। कब आ गया था? जब भारत का राजस्व था वो ब्रिटिश के नियंत्रण में कब आया? 1858 के अधिनियम के तहत। ब्रिटिश संसद में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था सर्वप्रथम की गई थी 1909 के अधिनियम में, जो इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। कब बनाई गई? 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा विधान जो पालिका थी वो प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित करता है। जो राष्ट्रपति का अध्यादेश है वो किससे प्रेरित करता है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से, यानी पहली बार जो भारतीय परिषद थी उसका अधिनियम 1861 के द्वारा। अगला, भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। जो भारत के लोग थे उनको प्रशासन में कुछ हिस्सा, यानी कि कुछ लोग भारतीय भी होंगे तो वो चार्टर एक्ट 1833 में ऐसा बोल दिया गया, भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन आधारित है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। यानी कि जो भारत संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन वो किसके द्वारा आधारित है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ज़्यादा से चीज़ें वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही ली गई हैं। अगला, भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताएं और क्या थी? इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था और यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। कब?
1935 के अधिनियम के द्वारा ही ये काम लागू किए गए थे। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां दी गई थीं। जो 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां दी गई थीं गवर्नर जनरल को। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किए गए महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव क्या थे? ये थे कि विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार और विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित किया जाना। 1935 का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण था? ये इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत था। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि ये भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत है। बर्मा भारत से अलग हुआ। बर्मा भारत से कब अलग हुआ? आज का म्यांमार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फलस्वरूप वर्ष 1937 के चुनावों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना दिया गया था। कितने मंत्रिमंडल? कुल 8 प्रांतों में। जो वर्ष 1937 में चुनाव हुए उसमें कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल था उसमें 8 प्रांतों में बांट दिया गया। अगला, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया था किसने? क्रिप्स मिशन के द्वारा ऐसा हुआ था कि एक निर्वाचन संविधान सभा होगी जो भारत के संविधान का निर्माण करेगी। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या में अनुपात करते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि 10 के एक सदस्य कितनी जनसंख्या पे यानी कितने लोगों पर होगा, तो वो एक सदस्य 10 लाख व्यक्ति पर एक सदस्य होगा, ऐसा प्रावधान था। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें सदस्य कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इनको नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। नंबर 1 पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? 1940 में जो निर्मित अंतरिम सरकार थी उस के कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? तो उसके जवाहरलाल नेहरू। सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्ण और जगजीवन राम में से जो अगस्त 1946 में गठित अंतरिम सरकार राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं थे, इनमें से कौन ऐसा सदस्य? डॉक्टर एस राधाकृष्ण थे जो प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे, बाकी के थे। अगला कथन से है। कथन एक है कि केवल योजना के अनुसार कार्यकारिणी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। कारण कथन था, ये कारण हुआ कि केवल बेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सकता है। कथन सही है पर कारण गलत है। कथन कौन सा था? कथन ये था कि वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी चाहिए। भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो 1934 में स्वराज पार्टी तथा एम.एन. राव के द्वारा भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। संविधान सभा के बारे में नंबर 1, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया। उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। नंबर 2, इसमें अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसी सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। इसकी चुनाव प्रक्रिया भारत शासन अधिनियम 1935 की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी।
कर संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। नंबर 4, वह बहुदलीय निकाय थी। कौन? संविधान सभा के बारे में ये चारों पॉइंट, वह बहुदलीय निकाय थी। अगला, भारतीय संविधान सभा के बारे में जो संबंध और है, नंबर 1 है, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। भारतीय संविधान सभा के बारे में है कि नंबर 1 यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। नंबर 3, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी, यानी अप्रत्यक्ष परिणाम का थी। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कहाँ से लाया गया? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। यानी कि विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा जो भारत की संविधान सभा की का प्रारूप और तैयार करने वाली संविधान सभा को विभिन्न प्रांतों से लाया गया था और सभाओं के द्वारा। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ, कैसे हुआ? प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा। जो संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ वो प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा हुआ। संविधान सभा की प्रथम बैठक यानी कि उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई उसकी अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। भारत की संविधान निर्मात्री सभा या संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान निर्मात्री सभा या संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वह शासन अधिनियम जिसके तहत केंद्रीय विधानसभा का निर्वाचन 1926 और 1945 में हुआ था, वो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया, यानी किसने प्रस्तावना पेश की उद्देश्य का? वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, यानी भारत को एक संविधान देने का जो प्रस्ताव था वो संविधान के द्वारा कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को ये पारित हुआ था। भारतीय संविधान के निर्माण से कुछ और संबंधित जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य को की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। अगला, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल अधिवेशन कितने हुए थे? 11 अधिवेशन हुए थे कुल। 24 जनवरी 1950 को संविधान पर सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर के लिए पुनः संविधान सभा के समवेत होने को शामिल करने पर अधिवेशन की कुल संख्या कितनी है? 12। अब देखो इसको कि 24 जनवरी 1950 को संविधान पर सदस्यों द्वारा जो हस्ताक्षर किए पुनः संविधान सभा के समवेत होने को शामिल करने पर अधिवेशन की संख्या 12 है, अन्यथा 11 है। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला, संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष, ध्यान से, संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के.एम. मुंशी, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य बी.टी. कृष्णामाचारी, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के प्रारंभ में अस्थायी उपाध्यक्ष नामित किए गए। संविधान सभा के प्रारंभ में अस्थायी उपाध्यक्ष कौन नामित किए गए? फ्रैंक एंथोनी।
संविधान सभा की प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय सभा के सरदार पटेल। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? सरदार पटेल। फिर से सुनिए, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के अन्य सदस्य कितने थे? 6। डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप समिति के मूलतः सदस्य कौन कौन थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, आलिद कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र, डी पी खेतान। फिर से सुने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा के प्रारूप समिति के मूल जो सदस्य वो कौन? नंबर 1 एन गोपाल स्वामी अयंगर, नंबर 2 के एम मुंशी, नंबर 3 अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र एवं डी पी खेतान, और 7वें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनमें से जो बी एल मित्र के स्थान पर एन माधवराव तथा डी पी खेतान की मृत्यु के बाद टी टी कृष्णमाचारी को प्रारूप समिति में शामिल किया गया। अगर मूल पूछता है तो सेम रहेंगे ऊपर वाले। अगर सदस्य पूछता है खाली तो इन दोनों को, जैसे कि बी एल मित्र के स्थान पर कौन आए? एन माधवराव, और डी पी खेतान की मृत्यु के बाद कौन आए? टी टी कृष्णमाचारी। तो इनको याद रखिए। संविधान सभा ने भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ किया था? तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था बी एन राव के द्वारा। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तैयार कब हुआ? 1949 को। लागू कब हुआ? 1950 को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में ही स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया था। 26 जनवरी इसी वजह से चुना क्योंकि इसी 26 जनवरी को सन 1930 में कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस वजह से 26 जनवरी चुना। भारतीय संविधान को अपनाया एवं अधिनियमित किया गया था संविधान सभा के द्वारा। भारत का संविधान अंगीकृत यानी कि अपनाया गया, वो कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 26 जनवरी 1950 को। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कब हुआ? निर्वाचन कहाँ से हुआ? वो किस से आए थे? वो बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना से आए थे वो भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु क्रम से जन्म 1951 में तथा मृत्यु 1956 में हो गई थी। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई थी। अगला, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के लिए संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। गृहीत। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी?
मौलाना आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। ये सुझाव किसने दिया? ये सुझाव महात्मा गांधी ने बोला कि भारत की अगर स्वतंत्रता मिल ही गई है तो भारत का जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है उसको राजनीतिक दल के रूप में ही इसे छोड़ दिया जाए, यहीं पे इसे आगे न इस नाम से न जाना जाए। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। ये कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स बोलते हैं कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, ऐसा आइवर जेनिंग्स बोलते हैं। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये कथन किसने बोला? ग्रैनविले ऑस्टिन ने ये बोला कि संविधान सभा थी, जो संविधान सभा वो कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्य कितनी थी? 15। संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अब जो भी क्वेश्चन होंगे वो संविधान के स्रोत से, कहाँ से आए हैं, क्या चीज भारत के संविधान में, उसे हम देख लें। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से उद्देशिका का विचार लिया गया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है? संविधान। भारत में न्यायिक पुनरीक्षक यानी जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना कहाँ से ली गई है? जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। भारत की संघात्मक व्यवस्था कैसी है, यानी कहाँ से संबंधित है? जो संघात्मक व्यवस्था, कनाडा से। भारतीय संघवाद जिस देश की पद्धति पर आधारित है वह क्या है? कनाडा। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। जो भारत की संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से अलग है क्योंकि वहाँ पे न्यायिक पुनर्विलोकन है नहीं और यहाँ पे न्यायिक पुनर्विलोकन है, जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली है। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? न्यायिक पुनर्विलोकन है वो कहाँ से ली गई है? वो भारत और यूएसए में है, भारत और यूएसए में। भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से जो लक्षण पाए जाते हैं वो क्या हैं? वो संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में जो समान लक्षण है वो ये हैं कि संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किसकी देन है? ऑस्ट्रेलिया की। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों की संकल्पना आधारित है आयरलैंड के संविधान पर। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका यानी कि कनाडा अधिनियम से। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता प्रभावित कहाँ से हुए थे? कहाँ से उन्होंने ये चीज ली कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता प्रभावित कहाँ से हुए थे? आयरिश गणतंत्र से। जल्दी से देखें। मूल अधिकार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, अमेरिकी अधिकार पत्र। शासन की संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन यानी कि यूके से। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन जर्मनी का वीमर संविधान। राजनीति के निदेशक तत्व विधिका शासन राज्य नीति के निदेशक तत्व कहाँ से? आयरलैंड से, आयरिश संविधान। विधिका शासन इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा कनाडा।
विधेयक जो सुरक्षित करेगा, राष्ट्रपति के विचारत राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना। कनाडा से विस्तृत उभयनिष्ठ सूची या समवर्ती सूची। ऑस्ट्रेलिया से मंत्रिमंडलीय सरकार। ब्रिटिश संविधान से केंद्र राज्य संबंध। कनाडा का संविधान। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। कहाँ से? कनाडा से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। रूस यानी कि पूर्व में इसे बोलते थे सोवियत संघ के संविधान से, आज रूस बोलते हैं इसे। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया है। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा ग्रहण की गई है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। पहला पूर्ण रूप से लिखित संविधान, पहला अमेरिका का। अब संविधान के भाग, अनुच्छेद एवं सूची से जो क्वेश्चन आए हैं। भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से लगभग 465 आर्टिकल हैं। 465 आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद। भारतीय संविधान में आरंभ में अनुच्छेद थे, यानी कि आरंभ में कितने थे, तब वर्तमान में भी जो क्रमांक अनुसार अनुच्छेद हैं वो कितने, 395 हैं, जो पहले भी थे, और क्रमिक से जो सबऑर्डिनेट अगर न गिने जाएं तो। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां 12। भारतीय संविधान में आरंभ में अनुसूचियां थीं, आरंभ में 8। सही कथन मतलब है जो ये सही कथन के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूचियों को संविधान अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, यानी संशोधन के करने के बाद जोड़ा गया। कौन कौन सी? 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, लास्ट की 4। भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है 22 भागों में। वर्तमान में गणना के अनुसार 25 भाग हैं। वर्तमान जब गणना की जाए तो 25 भाग हैं, शुरू में 22। मूल अधिकारों में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? जब जब संविधान बना तब क्या था? 22 भाग थे तब, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में 25 भाग हैं। सबऑर्डिनेट आर्टिकल गिने जाएंगे तो 465 हैं, और अनुसूचियां पहले 8 थी, अब 12 हैं। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के जिस भाग में है वह भाग कौन सा है? भाग 2। नागरिकता संविधान का भाग द्वितीय। मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए। संघ संविधान का भाग 5। राज्य संविधान के भाग 6 में। नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 के तहत हम नए राज्यों का गठन कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का गठन कर सकते हैं। भारतीय संविधान के भाग 2 के तहत हम नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत मौलिक अधिकार हैं। प्रशासनिक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 के ए में प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 का ए में प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना है। भारत के महान्यायवादी के संबंध में उपबंध संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के संबंध में उपबंध बताए गए। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है किससे संबंधित है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध के बारे में उल्लेख है। संघ और राज्यों के बीच जो विधायी संघ नियमों के बारे में जो संबंध है वो किसमें उल्लेख है? भारतीय संविधान के भाग 11 के अध्याय 1 में उल्लेखित है। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से वह अनुसूची जो राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है।
पहली सूची है जो भारतीय संविधान की अनुसूची में से वह अनुसूची जो राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य के क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, ये पहली सूची बोलती है। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो अगर भारत को अपने संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की किस अनुसूची को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? पहली अनुसूची को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती, किसको करती है चौथी अनुसूची? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। यदि भारत में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की, वही क्वेश्चन आ गया पहले वाला, पहली अनुसूची। भारतीय संविधान की तृतीय सूची किससे संबंधित है? तृतीय में सूची है जो संघ के मंत्री के पद की शपथ का प्रारूप बताती है। तीसरी अनुसूची उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप बताती है। तीसरी अनुसूची संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप भी बताती है। तीसरी अनुसूची भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान में दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 60 में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान में दिया गया है। चतुर्थ में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। षष्ठम यानी कि 6वीं में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र हैं। 8 में भाषाएं। 9 में भूमि सुधार अधिनियम। 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण यानी कि संघ, राज्य एवं समवर्ती सूचियां, विधायी शक्तियों का वितरण। 8वीं अनुसूची में भाषाएं। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण और 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तनों के आधार पर निर्भरता यानी दल बदल कानून के बारे में। 10वीं अनुसूची में राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया। 9वीं अनुसूची में यानी कि राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया। 9वीं अनुसूची में प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल में संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया, यानी किसके कार्यकाल में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के काल में। कोएल्हो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? 9वीं अनुसूची से संबंधित है। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना यानी नियोजन का विषय क्या है? समवर्ती सूची। संघीय सूची में कितने विषय हैं? 97 प्रविष्टियां, वर्तमान में अगर गणना के अनुसार 98 हैं। राज्य सूची में 66 प्रविष्टियां हैं, वर्तमान में गणना अनुसार 59 कर दी गई हैं। समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियां हैं, वर्तमान में अगर गणना की जाए तो 52 कर दी गई हैं। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची का विषय आपराधिक मामले से संबंधित है। भारत के संविधान की समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन है। भारत के संविधान की समवर्ती सूची में क्या है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं शिक्षा ये राज्य सूची में आते हैं। जनगणना संघ सूची में आएगी। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा चौथी अनुसूची में आएगा। दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची में। समवर्ती सूची में शिक्षा आती है। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। भारतीय संविधान के जिस संशोधन में वनों को राज्य सूची में समवर्ती सूची से यानी कि राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया 42वें संविधान, यानी कि पहले जो वन थे, वन संशोधन अधिनियम आया उसके बाद राज्य सूची में आते थे, बाद में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इन्हें समवर्ती सूची में डाल दिया गया। वन समवर्ती सूची में आते हैं। डाकघर और बचत बैंक जो भी हैं वो संघीय सूची में आएंगे। डाकघर और बचत बैंक, सेविंग बैंक। जन स्वास्थ्य ये राज्य सूची में आएंगे। शेयर बाजार संघीय सूची में आएगा। और केंद्र सूची जनगणना में, राज्य सूची जो पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था है ये राज्य सूची में, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये समवर्ती सूची में।
अब अवशिष्ट अंतरिक्ष सुरक्षा यानी केंद्र के अधीन भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। यानी कि भारत की संसद किसी भी कानून को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून को वैधता का परीक्षण न्यायपालिका द्वारा किया जा सकता है। भारतीय संविधान के प्रावधान जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, पंचम अनुसूची, षष्ठ यानी कि छठी अनुसूची, सप्तम अनुसूची, सातवीं अनुसूची, ये भारतीय संविधान के प्रावधान जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, ये शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। भारत के संविधान की एक अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है वो 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में उल्लेख है बैंकिंग, बीमा और जनगणना का। कृषि तथा गैस और गैस संक्रमण विषय किस में आते हैं? राज्य सूची में। वह विषय जो भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित है। रक्षा, वैदेशिक मामले यानी रेलवे के जो भी हैं, ये विषय जो भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित हैं। रक्षा, वैदेशिक मामले और रेलवे। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में उल्लेख है रेलवे, पुलिस का। पंचायती राज विषय सम्मिलित किससे हैं? राज्य सूची से। वह विषय जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची में शामिल है। दंड प्रक्रिया संहिता, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए हैं। सूची नंबर 3 समवर्ती सूची में ये नहीं डाल दिया गया। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार उल्लिखित है। 7वीं अनुसूची कहती है कि सरकार किसी कर लगा सकती है या शुल्क ले सकती है। भूमि सुधार के विषय में के अंतर्गत राज्य सूची में भूमि सुधार। संविधान की वह अनुसूची जिसके अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। 5वीं अनुसूची के तहत भारत के संविधान में विभिन्न राज्यों में अनुसूची क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। 5वीं अनुसूची में भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची जिन राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है वह राज्य कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। 6ठी अनुसूची भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध किए गए हैं अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए। अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल विषयों की संख्या कितनी है? 29। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 117 में। वित्त विधेयक के विषय में उपबंध किया गया है अनुच्छेद 117 में। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 312 में। अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता नियत की गई है अनुच्छेद 301 के द्वारा। अंतर्राज्य परिषद अनुच्छेद 263 के तहत। प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 के काम है। भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में। अनुच्छेद 39 कहता है कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी।
39 ये कहता है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता मिली। अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 44 कहता है समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। अनुच्छेद 124 में संघीय न्यायपालिका। अनुच्छेद 5 में नागरिकता। अनुच्छेद 352 में आकस्मिक प्रावधान यानी राष्ट्रीय आपातकाल। 352 में अनुच्छेद 245 विधायी शक्तियों का वितरण। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा यानी नीति निर्देशक तत्व में। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया। विधानतः एक नए राज्य को शामिल कर रहा नियम के हिसाब से एक नए राज्य को शामिल करना अनुच्छेद 2 के तहत करेंगे हम। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता का अधिकार। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देना। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 170 राज्य विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 67 का ख उपराष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाना। अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। अनुच्छेद 223 का ए प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 324 निर्वाचन। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। 371 का क नागालैंड। 371 का ख असम। 371 का ग मणिपुर। 371 का घ आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण अनुच्छेद 148 के तहत। अनुच्छेद 315 के तहत संघ लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 352 के तहत आपात स्थिति की घोषणा। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 368 संवैधानिक संशोधन। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्य परिषद। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के उपबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा। अनुच्छेद 192 राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निरर्हताएं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 222 किसी न्यायालय का एक उच्च न्यायालय के दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। अनुच्छेद 226 विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 241 में कहा गया है। अनुच्छेद 75 का आई केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कार्य करने का अधिकार। अनुच्छेद 41 कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां। अनुच्छेद 42 शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का व्यवस्था। अनुच्छेद 45 पंचायत भाग 9 नगर पालिकाएं भाग 9 का क सहकारी समितियां भाग 9 का ख अधिकरण भाग 14 का क। अब हम देखेंगे उद्देश्य का से। देखिए पूरी उद्देश्य का ही है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता समता प्राप्त करने के लिए तथा उन संबंधों में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने
वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। भारत के संविधान में 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता, 1 प्रकार की भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है। किसमें? प्रस्तावना में। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत प्रतिबिंबित होता है किसमें? उद्देश्य का यानी प्रस्तावना में। भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति यानी जब संविधान लागू किया गया था तब शब्द क्या थे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किया गया है भारत तथा इंडिया नाम से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में शब्दों का सही क्रम क्या है? सही क्रम देखो, सही से सुने। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़े गए शब्द कौन कौन से जोड़े गए? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, यानी कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़े। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है संविधान की प्रस्तावना। बंधुत्व, संप्रभु, समानता, अखंडता में से वह शब्द जो 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। 1975 अखंडता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया है एक सार्वभौम समाजवादी पंथनिरपेक्ष प्रजातंत्र गणतंत्र। संविधान को पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतर्गोत्वा उद्देश्य का बना। क्या वो कौन सा उद्देश्य का बना? ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा ये उद्देश्य का बना। इसकी प्रकृति न्याय योग्य थी यानी जस्टिसेबल नहीं थी। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं थी। संविधान के विशेष प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, ओवरराइड नहीं कर सकता। इसका संशोधन किया जा सकता है। किसका? उद्देश्य का। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के उद्देशिका में संशोधन किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। वह शब्द जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, ये 42वें में जोड़े गए। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता तथा व्यक्ति की प्रतिष्ठा। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। किसके स्थान पर? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर। भारत एक गणतंत्र, इसका अर्थ क्या है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में लैंगिक सार्वभौमिक है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्द से। लैंगिक सार्वभौमिकता नहीं है। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में किया गया। संविधान की प्रस्तावना में सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं। यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकतावाद से।
भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। समाजवादी पंथनिरपेक्ष प्रभुत्व संपन्न और लोक कल्याण में से भारत के संविधान के उद्देश्य का में नहीं है। क्या नहीं? लोक कल्याण शब्द ये भारत की प्रस्तावना में नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णन नहीं है आर्थिक स्वतंत्रता का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है धार्मिक न्याय। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कथन सही है। क्या है? समाजवादी पंथनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। समाजवादी पंथनिरपेक्ष ये शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। संविधान का वह भाग जो उसकी आत्मा कहलाता है। उद्देश्य क्या? बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार 32 आर्टिकल को कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा गया। के.एम. मुंशी ने बोला कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहें। के.एम. मुंशी ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। बी.आर. अम्बेडकर ने बेरुबारी संजन सिंह, गोलकनाथ और केशवानंद भारतीयवादियों में से किस वाद के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का संविधान का भाग नहीं है। यानी बेरुबारी बाद में बोला कि संविधान की जो उद्देश्य का है वो एक उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि संविधान के उद्देश्य का संविधान का भाग है। बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया बाद में बोल दिया कि उच्चतम न्यायालय ने धारणा किया प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। केशवानंद भारतीय विवाद में बोला कि सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध है। किसमें? उद्देश्य का और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध है। उद्देश्य का और राज्य के निर्देशक तत्व में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा देखी गई है। उनकी व्याख्या की गई है मूल अधिकारों, राज्य के नीति निश्चय सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। भारतीय संविधान के उद्देश्यों को बिंबित करता है संविधान की प्रस्तावना। भारत के संविधान के उद्देश्य में व्यवस्था की गई है 3 प्रकार के न्याय की। भारत के संविधान के उद्देश्य का संविधान का भाग है, किंतु उसके अन्य भागों के स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, न्यायालय में लागू नहीं होता। यानी कि संविधान के दिए गए अमुख के संदर्भ में महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है। शासन करने के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है। संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्यभूत है। राष्ट्रीय प्रतीक। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बाघ, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र प्रतीक है न्याय का। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की आरो यानी तीले की कुल संख्या 24। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2। संपूर्ण राष्ट्रीय गान वादन 52 सेकेंड। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया 1950 में। भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया गया 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज को भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह अंगीकृत किया गया 26 जनवरी 1950 से। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग आधारित है शक संवत पर। राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया 22 मार्च 1957 को। संघ राज्य क्षेत्र, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से संविधान के
हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से है? भारत तथा इंडिया। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार राज्य राज्यों का यूनियन यानी कि संघ होगा। भारतीय संविधान को सॉरी भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। एक राज्य के गठन की शक्ति निहित है संसद में। भारत के संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति किसको है? संसद को। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की कार्यकारिणी शक्ति संसद को है। नए राज्य के निर्माण में सही है। संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है जिसके क्षेत्रीय सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं समझी जाएगी। यानी कि जिस राज्य के बारे में आप कुछ कर रहे हो उसको बताना चाहिए कि हम आपके राज्य की सीमा को घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है संसद में साधारण बहुमत के द्वारा। अगर भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना एक अनिवार्य जो साधारण बहुमत होता है उसके द्वारा, यानी 50+1। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्र के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति निम्नलिखित है। 240 का फर्स्ट का अंडमान निकोबार द्वीप समूह द्वीप, 240 का वन ख लक्षद्वीप, 240 का वन ग दादरा और नागर हवेली तथा दमन और द्वीप और पुडुचेरी। नोट के बाद थोड़ा ध्यान धातुत्व है कि 26 जनवरी 2020 को 2 केंद्र शासित प्रदेश यथा दादरा और नागर हवेली तथा दमन और द्वीप आपस में विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश यथा दादरा और नागर हवेली तथा दमन और द्वीप घोषित कर दिया गया। किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। कर सकता है संसद चाहे तो।